नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारी बारिश से दिल्ली एनसीआर में हाल बेहाल हो चुका है। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी की है, जहां नाले के पानी के बहाव में 10 घर बह गए। लोगों का सामान पानी में बह गया, संभलने का मौका नहीं मिला। लोगों का भारी नुकसान हुआ है और दिक्कतें बढ़ गई। देखिए जरा नाले का पानी कैसे है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बहा के ले जाएगा और विद इन सम सेकेंड्स मकान ऐसे ढह गए पानी में जैसे ताश के पत्ते हों। देखिए पानी की अगर हम बात कर रहे हैं कितनी तेजी से ये बह रहा है और लोगों की चीख पुकारे भी आप सुन पा रहे हैं। न सिर्फ पानी, पेड़ पौधे जो वहां पर मौजूद हैं, जमीन एकदम धंसती जा रही है अंदर ही अंदर। और देखिए रफ्तार, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से कुछ एक सेकंड्स में आप उंगली पर काउंट करते रह जाएंगे और जिस तेजी से पानी की धार बह रही है और मकान, आपको यकीन ही नहीं होगा। आईटीओ दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, डीटीसी की बसें कई जगहों पर फंसी हुई नजर आई। इतना ज्यादा पानी है, नालों की सफाई नहीं, नालियों की सफाई नहीं, सीवर की सफाई नहीं, जिसकी वजह से मौसम की पहली बारिश दूसरी बारिश तबाही ला देती है दिल्ली में। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ के पास हूँ। WHO की ठीक इमारत के पीछे ये अन्ना नगर झुग्गी है और इस पूरे इलाके में अन्ना नगर की झुग्गियाँ बसी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि बरसात ज़्यादा होने के कारण नालों में पानी भर जाने से इलाके जलमग्न हो गए हैं और ये अन्ना नगर इलाके की तकरीबन 7 से 8 झुग्गियाँ हैं जो पानी में मिल गई और जो लोग यहाँ रह रहे थे उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है। आप पानी में ये पलंग, ये बेड, ये घर के सामान, फ्रिज, आप देख सकते हैं कि वो बेड किस तरह आधा पानी में और आधा घर में लटका हुआ है। इस पूरे इलाके में काफ़ी लोग रहते थे और काफ़ी भरा हुआ इलाका माना जाता था। आप देख सकते हैं कि हाथ में सामान है, अब ये बेघर हो गए हैं और पूरा घर नाले में जाकर मिल गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी परेशान है। अब ये कहाँ रहेंगे ये सवाल है, मगर सवाल ये भी है कि इस पूरे नुकसान के पीछे कौन जिम्मेदार है। शासन प्रशासन को ये जवाब देना होगा। मगर यहाँ के लोगों की बात करें, अन्ना नगर के लोगों की बात करें, इन झुग्गियों में तमाम लोग रहते हैं। कितना नुकसान हुआ है सर आपका और अब क्या करना है कि कहाँ जाएंगे अब? सर कोई ठिकाना नहीं है हम लोगों का और जो कुछ था सब यही था। घर में जो कुछ था, खाने का, पीने का, सब कुछ, सिलेंडर देखो सब बह रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बचा है। तो 2 मंजिल का मेरा पूरा नाले में चला गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना रहने की जगह है ना कुछ है। तो अभी आप लोग कहाँ स्थानांतरित हो रहे हैं? कहीं नहीं जा अभी कहीं कहाँ जाएंगे? जो हमारा स्थान था, जो हम सालों से रह रहे थे, वो तो गया ना हमारा। जो हमारा था सालों से वो चला गया और अब हम सड़क में जा रहे हैं बैठने के लिए। तो इसी में तो लगा दिया। बिल्कुल मेहनत की कमाई थी और घर तो घर होता है, छोटा हो या बड़ा। ये तमाम लोग परेशान हैं कि बारिश के कारण इनका घर नाले में जाकर मिल गया और इनका सारा सामान, साजो सामान, घर की चीज़ें, दीवार, बर्तन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम ज़रूरी चीज़ें पानी में मिल गई हैं। अब ये कहाँ रहेंगे? ये बेघर हैं। शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके प्रति कुछ ना कुछ करे और इनके दर्द में सरकार कुछ मदद पहुंचाए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। दिल्ली में मिंटो रोड पर तो जलभराव की वजह से एक डीटीसी बस आधे से भी ज्यादा ऊंचाई तक पानी में डूब गई। हालांकि दमकल विभाग के कर्मियों ने बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बरसात हो रही है, जिसके कारण दिल्ली के काफ़ी व्यस्त इलाके जो कि आवाजाही में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहाँ जलमग्न हो चुके हैं और जलमग्न होने के कारण काफ़ी इलाके व्यस्त हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, आवाजाही स्टॉप हो चुकी है। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के मिंटो रोड का आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बस ब्रिज के नीचे डूब चुकी है और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। ये रास्ता सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। सीपी के सर्कल को आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे किस तरीके से यहाँ पे रास्ते बंद हैं और पूरी जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है।
आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बरसात का इंतज़ार कर रहे थे। मानसून की बारिश दिल्ली में नहीं हो रही थी। वैसे भारत के कई राज्यों में बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, मगर दिल्ली में बरसात ना होने के कारण यहाँ के लोग गर्मी से जूझ रहे थे, परेशान थे। कहीं ना कहीं मौसम अच्छा हुआ है तो लोगों को आज ठंडक मिली है, मगर ये जो नज़ारा ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस यहाँ जलमग्न है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो ये तस्वीरें देखिए और आप बस देखिए, बामुश्किल जो है सवारियों को बाहर निकाला गया। मिंटो रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। अगर आप दिल्ली को बहुत बारीकी से जाने, देखिए एक तो बेतरतीब बसावट, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। उससे भी ज्यादा प्रशासन की लापरवाही। एक बारिश से नाले उफान पर आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि गलियों में पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई और खड्डे जो है आपको नजर आएंगे। और जिस तरह से आईटीओ के पास अन्ना नगर के मकान ढहे हैं, जानी नुकसान भी हो सकता था। अगर ये घटना रात को घटती तो सोचिए क्या होता। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस देखिए, डीटीसी की बस, ये बड़ी बस होती है, किस तरह से हमें कहीं कि डूबी हुई है, थोड़ी सी बाहर है। उसके अलावा जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अन्ना नगर का हम जिक्र कर रहे हैं, आईटीओ के पास, और वहां पर कितनी तेजी से पानी, नाले का पानी आता है, बहा कर ले जाता है। 10 से 12 झुग्गियां इसमें बह गई। और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, अगर ये घटना रात को घटती, जैसे लोगों को संभलने का मौका केदारनाथ में जब त्रासदी आई थी नहीं मिला था, ठीक वैसा ही नजारा हो जाता। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश और उसके बाद की तस्वीरें। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने राहत भी ली है। लंबे समय से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। सुबह से बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन बारिश होने की वजह से जल भराव भी हो गया। एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। देखा जाए तो कई दिनों से उमस भरी गर्मी हो रही थी, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया था। लेकिन आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है। लेकिन बारिश इतना जोरदार तरीके से हुई है कि पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो जगह जगह जल भराव की बात सामने आ रही है। मैं इस समय नोएडा महानगर में हूँ, नोएडा शहर में हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जल भराव है। यह देखा जाए तो यह दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला मेन रोड है और यहाँ पे जो स्थिति आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन मेरे सैनी के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 नोएडा। गाजियाबाद में भी आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित राणा ने। सावन का पावन महीना शुरू है, ऐसे में लगातार बारिश का माहौल यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में गर्मी का जो प्रकोप था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन सुबह से ही हो रही बारिश ने जहाँ एक और मौसम को सुहाना कर दिया है, वहीं दूसरी ओर जो टू व्हीलर चालक हैं उन्हें वाहन चलाने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उनके मुताबिक 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में लोग बाग बेहद कम घर से निकल रहे हैं। लेकिन जो लोग बाग घर से निकल रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से यहाँ पर इस तरीके से उन्हें वाहन चलाने पड़ रहे हैं और भीगे तमाम यहाँ जो लोग हैं भीगे हुए हैं। उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, आज सावन का अगर बात की जाए, सावन में बारिश भी हो रही है, बाबा के दर्शन करने भी आए थे? बाबा दर्शन करने हम हर सोमवार को आते हैं। पिछले 19 साल से कांवर लगातार ला रहा हूँ। लेकिन इस बार नहीं, बीच में कांवर हमारे हुई नहीं है। अभी महानगर में से बारिश की मैं बात करूँ, बारिश कुछ निजात मिली गर्मी से? नहीं, गर्मी से तो काफ़ी राहत मिली बारिश से। तो आज तो 14 की जल है, 14 जल है और महादेव की कृपा जो आज बारिश से हुई है, राहत भी बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल बारिश है और आज 14 का जल भी चढ़ाया जाना था। भगवान शिवरात्रि भोलेनाथ को जो जल चढ़ता है, शिवरात्रि भी है। ऐसे में जो बारिश हो रही है वो मौसम को और भी ज़्यादा सुहाना बना रही है। आप तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जो है वो आ रहे हैं। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। 8 बजे से अयोध्या में भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे तक वो कार्यक्रम में रहेंगे। करीब 300 लोगों को भूमि पूजन के लिए न्योता भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन को लेकर विनय कटियार से बात की हमारी सहयोगी अनामिका ने।
राम मंदिर को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि खबर है कि 5 अगस्त ही वो तारीख होगी जब पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कटियार जी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, पहली बात तो ये प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी 5 अगस्त की तारीख को लेकर? नहीं, बड़ा सुखद समाचार है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री राम जी की जन्मभूमि पर आने के लिए कतराते थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो जरूर पास तक आकर गए, लेकिन उस समय की अलग परिस्थिति थी। आज परिस्थिति बदल गई है, तो जो भी बदली है उसके कर्ता धर्ता नरेंद्र मोदी जी हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके आने से मंदिर में भी भव्यता बढ़ेगी, परकोटा जो मंदिर का है वो भी अच्छा बनेगा, विस्तारीकरण होगा। जो नक्शा है नक्शा वही रहेगा, लेकिन उसका विस्तारीकरण होगा। 5 गुम्बद हो जाएंगे। तो ऐसा हो करके ये पूरा अच्छा सा मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा। सर, 3 अगस्त और 5 अगस्त ये 2 तिथियां दी गई थी ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन 5 अगस्त पे मुहर लगाई गई है। कोई खास वजह सर आपको समझ में आती है 5 अगस्त को लेकर के, क्योंकि 3 तारीख को सावन खत्म हो रहा है? नहीं, मुहूर्त था। इस ट्रस्ट में संत भी हैं जो अच्छे से अच्छे जानकार हैं मुहूर्त के निकालने वाले, और उन्होंने निकाला है। तो उसके हिसाब से अब वो 5 तारीख निकला है, तो प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख पर ही मुहर लगा दी है। तो 5 तारीख को ही भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये विनय कटियार जी हैं, जो ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए और भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या में मौजूद रहेंगे। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगरा में दबंगों ने एक साधु पर हमला कर दिया। दबंग ईंट लेकर साधु पर हमला करने पहुंचे, लेकिन साधु ने भी अपनी लाठी से दबंगों को जवाब दे दिया। पूरा मामला थाना जगनेर क्षेत्र के नगला मग्गू गांव का है, जहां पर साधु अपने आश्रम के अंदर था। तभी कुछ दबंग ईंट लेकर पहुंच गए। दबंग गाली गलौज करने लगे। इसी बीच साधु खुद लाठी लेकर बाहर निकल आए और लाठी से दबंगों को करारा जवाब दिया। हालांकि दबंग संख्या में ज्यादा थे, इसलिए साधु जो है बहुत देर तक नहीं लड़ पाए और उन्होंने साधु की लाठी छीन ली और फिर उन्हें बुरी तरह से पीटा, और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर बागपत की सिंघावली अहिर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शातिर बदमाश दौलत सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर लूट, हत्या, गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते जो है ये आगे जो है सैंडबर की तरफ, जो सैंडबर रास्ता गया है उसकी तरफ मोड़ दिया, और वहाँ तिराहे पे जा करके सैंडबर और सिंघावली तिराहे पे इनकी बाइक फिसल गई। बाइक फिसलने में जो है इन्हें तुरंत पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश जो है सही सलामत पकड़ा। तीसरा जो है जिसकी कॉम्बिंग कराई गई वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके, बड़ी बड़ी ईंटों का फ़ायदा उठा करके वहाँ से फरार हो गया। कानपुर की घटना के बाद से अपराधियों को पकड़ने का दौर जारी है। इसी क्रम में देवरिया जिले की सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अपराधी विकास यादव को गिरफ्तार किया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, और ये देवरिया पुलिस का टॉप 10 अपराधियों में शुमार था। विकास के ऊपर लूटपाट, मारपीट जैसी कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने विकास के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस भी बरामद किया। जनपदों में टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराई जा रही है। इसी क्रम में जनपद देवरिया के टॉप 10 के अपराधी और 25,000 के इनामिया बदमाश विकास यादव की आज थाना कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है, और इस पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। गिरफ्तारी करके इसके कब्जे से एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
उधर सोनभद्र में पुलिस ने 50 लाख के हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पुलिस ने 500 ग्राम हीरोइन और 1 तमंचा बरामद किया है। सोनभद्र के ओबरा थाना इलाके के भग्गा नाला के पास से पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है। काशी में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने बनारसी साड़ी से जुड़े कारोबार के लिए 20 जुलाई से 6 अगस्त तक इसे बंद रखने का फैसला लिया है। पहले लॉकडाउन और अब वाराणसी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस कारोबारियों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। खासतौर पर पूरे विश्व में अपनी पहचान रखने वाला बनारसी साड़ी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित है। कारोबारियों के मुताबिक देश विदेश में होने वाले कारोबार को अगर जोड़ दिया जाए तो ये नुकसान करीब 1200 करोड़ के आसपास का है। भारत में जिस तरह कोरोना पैर पसार रहा है, इससे विदेशों से मिलने वाली बनारसी साड़ियों के 60% ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, तो कुल साड़ियों का व्यापार 25% पर सिमट गया है। इसलिए वाराणसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन ने 20 जुलाई से 6 अगस्त तक कारोबार को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि साहब इस रोजगार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए ताकि लोगों का मिलना जुलना रुके और किसी भी सूरत से ये संक्रमण का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। कारोबारियों के साथ इससे जुड़े बुनकर सबसे ज्यादा निराश हैं और परेशान भी, क्योंकि कोरोना ने उनके कंधे पूरी तरह से थाम दिए हैं। अब बुनकर सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जितने गरीब है सबकी यही परेशानी है, मजदूरों की परेशानी है और जो बिजनेस सब बंद हो रहा है, बराबर लपटा रहा है, सब लोग घबरा गया है, साड़ी से भाग रहा है। ये लॉकडाउन से जो करगे से बहुत से भाग कर पावर लूम में गए, अब कान पकड़ रहे हैं कि रिश्ता टाली खींच लेंगे, इसमें नहीं आएंगे। बड़े कारोबारी हो या बुनकर, कोरोना ने आर्थिक तौर पर सभी को बैकफुट पर ला दिया है। अब काशी के लोग बाबा विश्वनाथ से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव जल्द ही इस महामारी से लोगों को निजात दिलाए। और अब ये मजबूरी में फैसला लेना पड़ रहा है और इस फैसले के बाद एक बार फिर बुनकरी का जो हुनर है और हुनर के जो हाथ हैं वो एक बार फिर बेबस होंगे और हुनर के हाथ एक बार फिर जो है रोटी के लिए जद्दोजहद करेंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और कानपुर शूटआउट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद विकास के गुर्गों के पास कई हथियार बरामद किए गए हैं। इन हथियारों का अगर हम जिक्र करें तो लाइसेंस बीएसपी सरकार के शासनकाल में बनवाए गए थे और 24 विकास के साथी ऐसे हैं जिनके हथियारों के लाइसेंस बीएसपी सरकार के दौरान 2007 से 2012 के बीच बनाए गए। इस खुलासे से एक बार फिर से विकास दुबे का सियासी संरक्षण सामने आ रहा है और इसका खुलासा हो रहा है। 24 गुर्गों के लाइसेंस बनाए गए थे बसपा सरकार के शासनकाल में 2007 से 2012 के बीच। बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। कानपुर शूटआउट केस में बड़ा खुलासा जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 2007 से 2012 के बीच कई हथियार जो हैं, हालांकि पुलिस ने 24 हथियार जब्त किए हैं जिनके लाइसेंस बनवाए गए। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, यही संरक्षण तो था कि विकास दुबे का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है कि वो पुलिस वालों की जान लेने में भी डरता नहीं है। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे मारा गया और उसके बाद से जब जांचों का दौर चला तो कई चीजें एक एक करके अब सामने आने लगी हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लोगों का समर्थन, और अब जिस लाइसेंस से पुलिस पर हमला हुआ और पुलिस के 8 जवान शहीद हुए, वो लाइसेंस भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेताओं द्वारा रिकमेंड किए गए थे। और ये सभी लाइसेंस, अधिकतर लाइसेंस 2007 से लेकर 2012 यानी बहुजन समाज पार्टी के सरकार के समय में उनके नेताओं की मेहरबानी से विकास दुबे को लाइसेंस तोहफे के तौर पे दिए गए, उनको भी दिया गया और उनके गुर्गों को भी दिया गया। उनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जिन पे मुकदमे थे, जिन पे 323, 504, 506, 325, 307
यानी 147 एक ऐसे तमाम लोग थे जिन पे पहले से ही मुकदमे थे। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए लाइसेंस रेवड़ी की तरफ बांटे गए, जिसका परिणाम ये रहा कि विकास दुबे दिन पर दिन फलता फूलता गया, उसका गैंग बढ़ता गया और उसकी इतनी हिम्मत, इतने हौसले बढ़ गए कि उसने पुलिस पर हमला किया और पुलिस के 8 जवानों को शहीद कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लाइसेंस का जिक्र हो रहा है 2007 से 2012 के बीच, इसमें दयाशंकर अग्निहोत्री, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया था और अरेस्ट किया था, उसने कहा था कि मैं बंदूक नहीं चला पाता हूं, विकास दुबे ने मेरा लाइसेंस बनाया। यानी ताज्जुब वाली बात कि जो व्यक्ति बंदूक नहीं चला पाता है उसे बंदूक के लाइसेंस दिए गए, मानकों के विपरीत हुआ। और वहीं बवन जो इटावा में पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, उसके भी लाइसेंस को विकास दुबे ने बनाया था। उसके बाद अगर बात की जाए सोनी की, तो उसका लाइसेंस बनाया गया था, तिवारी का लाइसेंस। अमित जी, सबसे बड़ी बात ये कि अगर एक आम इंसान सोचे कि उसको हथियार का लाइसेंस बनवाना है तो इतना सरल नहीं है, लेकिन एक हमें कहें कि अपराधी, उसके लिए देखिए कितना सरल है, मतलब सिस्टम कितना फ्रेंडली है, सोच कर देखिए सर। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा और इसका सीधा जवाब है कि दिवाली के दौरान अगर टेम्परेरी पटाखे के लाइसेंस लेने हो, सिर्फ पटाखे के लाइसेंस जो 3 से 5 दिन की दुकान रहती है, उसके लिए भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। एनओसी होती है, फायर विभाग होता है, संबंधित थाना होता है, अपर नगर मजिस्ट्रेट होता है, एलआईओ होता है, डिप्टी एसपी एलआईओ होता है, एसपी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी संबंधित होता है, फिर एसएसपी होता है। यानी उसको इतनी लंबी स्टेज के थ्रू चल के जाना पड़ता है कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि इस दिवाली पटाखे ना बेचें, मगर वो बंदूक जो व्यक्ति के साथ, या वो रिवॉल्वर या वो राइफल या डबल बैरल जो व्यक्ति के जिंदगी की सुरक्षा के लिए दी जाती है, उन सुरक्षा की मानकों को छोड़िए, ना तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ना एलआईओ रिपोर्ट पूछी जाती है। बिल्कुल ये अपना से कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी जान पे भारी पड़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये अहम और बड़ा खुलासा जो है हमने आपके सामने किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।